केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के तीसरे संस्करण में हुए शामिल। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक जीते 18 मेडल। गोधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दिए गए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि। और कोरिया जिले में फिर आया भूकंप, एक महीने में तीसरी बार हिली धरती। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज बेंगलुरु में संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकल्प से सिद्धि का यह सम्मेलन इस अमृत वर्ष से लेकर शताब्दी वर्ष तक के आयोजन का सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 8 सालों में देश के सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशी विकास को बहुत अच्छी तरह से दुनिया के सामने रखने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 सालों की यात्रा को देखें तो आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जीएसटी का सफल क्रियान्वयन करके इस साल अप्रैल में रिकॉर्ड 1,68,000 करोड़ रुपए जीएसटी राजस्व प्राप्त हुआ है। डेमोग्राफी, डिमांड एंड सप्लाई, ये 5 स्तंभ के आधार पर हमने कोविड को टैकल करने का निर्णय किया और मुझे कहते हुए आनंद है कि मोदी जी की इसी पॉलिसी ने भारत को बाहर किया है, बाहर कोविड की इफेक्ट से बाहर लाने का काम किया है। बड़े बड़े देश भी मैनेज नहीं कर पाए हैं। हमने 100 करोड़ लोगों को टीका लगा दिया। टेक्नोलॉजी का इतना अच्छा उपयोग शायद ही किसी देश ने कभी करा। कई सारे देशों ने हमारी कोविन ऐप को मांगा है और स्वीकारा है। गृह मंत्री ने कहा कि देश की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत सरकार ने लिया है। इस अमृत महोत्सव में 25 साल बाद आजादी की शताब्दी के समय हर क्षेत्र में भारत कहां होगा और वह दुनिया का नेतृत्व कैसे करेगा, इसका संकल्प करना है। खेलों की बात कर लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का बेहतर प्रदर्शन लगातार जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स का छठा दिन भारत के लिए शानदार रहा। इस मेगा टूर्नामेंट के छठे दिन भारतीय टीम को 5 मेडल मिले। भारत ने अब तक 18 मेडल जीत लिए हैं, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार को 7वें दिन के मुकाबले चल रहे हैं। बॉक्सर अमित पंघाल अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और भारत के लिए उन्होंने एक और मेडल पक्का कर दिया है। अब इतने स्कॉटलैंड के लेनन मुलगन को 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 5-0 से हराया। इसी तरह बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विमेन सिंगल्स के राउंड 32 के मैच में मालदीव की फातिमा नबा को 21-4, 21-11 से हराया। वे प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर गई हैं। वहीं स्प्रिंटर हिमा दास ने विमेन 200 मीटर रेस के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जबकि मंजू बाला विमेन हैमर थ्रो के फाइनल में पहुंच गई हैं। और प्रदेश की खबरों में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़ी महिला समूहों और गौठान समितियों को 5 करोड़ 60 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी कर दी है, जिसमें 16 जुलाई से 31 जुलाई तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों और भूमिहीनों से खरीदे गए गोबर के एवज में 2 करोड़ 17 लाख रुपए का भुगतान, गौठान समितियों को 2 करोड़ 7 लाख और महिला समूहों को 1 करोड़ 37 लाख रुपए की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में अब तक हितग्राहियों को 301 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आज 6 करोड़ 50 लाख रुपए के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 307 करोड़ 92 लाख रुपए हो जाएगा। गोधन न्याय योजना देश की इकलौती ऐसी योजना है जिसके तहत छत्तीसगढ़ राज्य के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर और 4 रुपए लीटर की दर से गौमूत्र की खरीदी की जा रही है।
गौठानों में 15 जुलाई तक खरीदे गए गोबर के एवज में गोबर बेचने वाले ग्रामीणों को 153 करोड़ 42 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं द्वारा हर घर झंडा फहराने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में इस्पात नगरी भिलाई में हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी जा रही है और इस अभियान के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों द्वारा घर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य और उसके महत्व के बारे में बताया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश भर में भाजपा द्वारा घर घर तिरंगा कार्यक्रम की जानकारी दी। घर घर तिरंगा ये एक बृहद योजना है और हमारे यहाँ विधायकों ने 10-10 हज़ार झंडे, सांसद 20,000 झंडा देंगे। हमारे जो पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं, पार्षद हैं, हमारे जिला पंचायत है, जनपद हैं, ये सब लोग भी झंडा का योगदान करेंगे और अमृत महोत्सव मना रहे हैं। तो अमृत महोत्सव का हर घर में तिरंगा लहराना चाहिए, ये उद्देश्य लेकर भारतीय जनता पार्टी कार्य योजना बनाई है। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने 13, 14 और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान से जुड़कर राष्ट्र ध्वज फहराने की लोगों से अपील की है। हर नागरिक, हर भारतीय अपने घर पर तिरंगा फहराए। आइए हम प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ में हम सब भी साथ हों। अपने घरों पर, अपने छतों पर, अपने फ्लैट के बाहर, हम जहां कहीं भी रहते हों, एक तिरंगा हम जरूर लगाएं। और इस अभियान के लिए कोरबा जिले में भी बड़े पैमाने पर तिरंगे बनाए जा रहे हैं। कोरबा के लाइवलीहुड कॉलेज में सिलाई का प्रशिक्षण ले चुकी छात्राओं को इस अभियान के जरिए रोजगार से जोड़ा गया है। लाइवलीहुड के प्राचार्य अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि जिले में संचालित सार्वजनिक उपक्रम और जिला प्रशासन की ओर से बांटे जाने के लिए 40,000 तिरंगे झंडे बनाने का ऑर्डर मिला है। सरकार के द्वारा हर घर तिरंगा अभियान का आगाज किया गया है। इसी के तारतम्य में हमारे लाइवलीहुड कॉलेज में जो भी छात्र प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राज्य शासन की जो कौशल विकास योजना है उसके तहत जो भी हितग्राही प्रशिक्षित हुए हैं या जो प्रशिक्षणरत हैं उन सभी हितग्राहियों से झंडा बनवाने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लाइवलीहुड कॉलेज में पूर्व में प्रशिक्षित हितग्राही, वर्तमान में प्रशिक्षणरत तथा बिहान NRLM के अंतर्गत जो स्व सहायता समूह है उन सभी हितग्राहियों को लेकर के झंडा सिलाई का कार्य कराया जा रहा है। और इस अभियान के लिए तिरंगा बना रही सीमा ने बताया कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत पहले उसने सिलाई कोर्स किया था। इससे वो प्रतिदिन 500 से 700 रुपए कमा रही हैं। सिलने का कार्य दिया गया है। 100 से 150 एक दिन में सिल रहे हैं हम। हमें इसे एक घंटे के पीछे 5 रुपए दिया जा रहा है और इससे हमें रोजगार भी प्राप्त हो रही है। और तलब है कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। वहीं तिरंगा सिलाई के कार्य से स्व सहायता समूह की महिलाओं और छात्राओं को सीधे स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को भी साकार किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 205 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक 102 करोड़ लोगों को टीके की पहली डोज लगाई गई है, जबकि 93 करोड़ 40 लाख लोगों को दोनों डोजेस लगाई जा चुकी हैं। इधर छत्तीसगढ़ में अब तक 4 करोड़ 51 लाख से अधिक वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं, जिनमें 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा पहली डोज के रूप में और 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा दोनों डोजेस के रूप में लगाई गई हैं। इसी तरह लगभग 32 लाख 94 हजार से ज्यादा बूस्टर डोज भी लगाई जा चुकी हैं। इसी तरह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चौथे व्यक्ति में मंकी पॉक्स संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही पूरे देश में अब मंकी पॉक्स संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। केंद्र सरकार ने इससे बचाव के लिए क्या करें और क्या नहीं करें की सूची जारी की है। परामर्श में कहा गया है कि लंबे समय तक या बार बार संक्रमित मरीज के संपर्क में आने पर मंकी पॉक्स हो सकता है। परामर्श सूची में सलाह दी गई है कि संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को अलग थलग रखा जाना चाहिए। और इधर बस्तर समेत छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू ने दस्तक दे दी है। राजधानी रायपुर सहित 7 जिलों में अब तक 11 मरीज मिल चुके हैं। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि अभी 7 जिलों से ही स्वाइन फ्लू के मरीज मिले हैं, जिनमें से 4 मरीज रायपुर के हैं। रायगढ़ में 2 और धमतरी, दुर्ग, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव और बस्तर जिले में एक मरीज का पता चला है। डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने बताया कि स्वाइन फ्लू भी सामान्य इन्फ्लुएंजा यानी कि सर्दी जुकाम जैसे लक्षणों वाला ही होता है।
अंतर यह है कि सामान्य सर्दी जुकाम अधिकतम 3 दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन स्वाइन फ्लू में यह कई दिनों तक चलता रहता है, जिससे श्वसन तंत्र को नुकसान पहुंचता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने लोगों को मंकी पॉक्स, कोविड-19 और स्वाइन फ्लू के साथ ही बारिश के मौसम में होने वाली विभिन्न मौसमी बीमारियों से सावधान और सचेत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बरसात में लगातार होने वाली मौसमी बदलाव के कारण कई तरह की संक्रमण जनित बीमारियां हो जाती हैं। इससे बचने और सावधान रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में सभी मेडिकल कॉलेजेस, अस्पतालों, मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों और सिविल सर्जन्स को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। सभी जिलों को इसके लिए अलर्ट भी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2022 से 3 अगस्त 2022 तक डेंगू के 859 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 704 मरीज केवल बस्तर जिले में ही सामने आए हैं। महासमुंद नगर पालिका के अध्यक्ष पद पर 27 साल बाद कांग्रेस का कब्जा हो गया है। कांग्रेस द्वारा अध्यक्ष पद के लिए लाए अविश्वास प्रस्ताव पर आज मतदान हुआ, जिसमें कांग्रेस की राशि त्रिभुवन महिलांग को 19 वोट मिले, जबकि भाजपा के प्रकाश चंद्राकर को 11 मत मिले। इस तरह राशि ने भाजपा अध्यक्ष को 8 वोट से हराकर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर कब्जा कर लिया। अध्यक्ष पद पर जीत के बाद विधायक विनोद चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस ही क्षेत्र का बेहतर विकास कर सकती है। इस परिणाम से तो यही साबित होता है। पालिका में कब्जा हुआ है, इसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और राशि महिलाओं जी को भी बधाई देता हूं और जितने हमारे वोटर थे उनको भी धन्यवाद देता हूं, जिनके कारण आज हम इस गुना सत्ता में हम हासिल कर पाए हैं। देखिए, विकास की गति रुकी हुई थी, अब निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार आने के बाद नगर पालिका में विकास की गति को तेजी दे पाएंगे। और इस बारे में नवनिर्वाचित अध्यक्ष राशि त्रिभुवन महिलांग ने कहा कि भूपेश बघेल के विकास की नीति की जीत हुई है। मैं महासमुंद की जनता की जीत मैं कहती हूँ और माननीय हमारे मुख्य हमारे भूपेश बघेल जी, जिनका नेतृत्व, जिनकी सरकार में माननीय हमारे महासमुंद के लोकप्रिय विधायक भैया विनोद चंद्राकर जी के नेतृत्व में, सम्मानीय जिला अध्यक्ष डॉक्टर रश्मि चंद्राकर जी के नेतृत्व में हमने ये बहुत बड़ा कदम उठाया था और आज हम सब हमारे पार्षदों के साथ मिल करके हमने ये जीत हासिल की है। चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए निर्वाचन अधिकारी भागवत जायसवाल ने बताया कि मतदान सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जिसका दोपहर 2 बजे तक परिणाम भी आ गया, जिसमें कांग्रेस की राशि महिलाओं को विजयी घोषित किया गया। आयोजित किया गया था, जिसमें विधिवत रूप से मतदान हुआ। मतगणना पश्चात जो है परिणाम 19-11 के अनुपात में श्री प्रकाश चंद्राकर और श्री महिलांग मैडम के बीच हुआ है और अंतिम रूप से श्री राशि महिलांग मैडम को जो है अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। उल्लेखनीय है कि महासमुंद पालिका में लगातार मिल रही शिकायतों और अनियमितता के बाद कांग्रेस ने अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी क्षमता 4.7 मापी गई है। इस लिहाज से इसे छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप का झटका माना जा रहा है। एक महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब यहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। इससे 6 दिन पहले दूसरी बार बैकुंठपुर में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। उसके पहले 11 जुलाई को 4.3 तीव्रता का झटका आया था। इससे पहले 16 मार्च को भी अंबिकापुर संभाग में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। तब रिक्टर पैमाने पर 3.1 तीव्रता के भूकंप को मापा गया था। दरअसल नर्मदा सोन भ्रंश और तातापानी भ्रंश के आसपास के क्षेत्र में प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती है। इसके कारण भूकंप के झटके लग रहे हैं। भूकंप आने के पीछे इस बार भी यही कारण माना जा रहा है। आपदा प्रबंधन भारत सरकार और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा अंबिकापुर और उत्तरी छत्तीसगढ़ को भूकंप ग्रसित क्षेत्र में दर्शाया गया है। हालांकि इसे कम तीव्रता वाले क्षेत्र में रखा गया है, लेकिन इस बार भूकंप की तीव्रता ने सबको चौंका दिया है। और बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, आज हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। संकल्प से सिद्धि सम्मेलन के तीसरे संस्करण में हुए शामिल। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी, अब तक जीते 18 मेडल। गोधन योजना के तहत गोबर विक्रेताओं को दिए गए 5 करोड़ 60 लाख रुपए। मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन ट्रांसफर की राशि।
और कोरिया जिले में फिर आया भूकंप, 1 महीने में तीसरी बार हिली धरती। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।